हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके शर्मा एजुकेशन हब। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज़ अबाउट द कल्चरल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया एंड अवार्ड्स एंड ऑनर्स। तो ये आपका पूरा यूनिट है। आज का पार्ट 1 जो है दैट इज़ मेनली फोकस्ड ऑन द कल्चरल इंस्टीट्यूशंस। कौन कौन सी ऐसी बॉडीज़ हैं विच आर चेकिंग ऑल द मॉन्यूमेंट्स, जो भी रिच हेरिटेज साइट्स हैं उनको जो कंट्रोल कर रही हैं, उनको जो चेक कर रही हैं कि कोई डिग्रेडेशन ना हो उनकी, तो वो कौन कर रही है? कल्चरल इंस्टीट्यूशंस। फिर उसके बाद अवार्ड एंड ऑनर्स देखेंगे जिसमें हम पद्म अवार्ड्स वगैरह के बारे में बात करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज सोली डिपेंडेंट ऑन द कल्चरल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। पार्ट 1 है, पार्ट 2 में आधी बॉडीज कवर करी जाएंगी, पार्ट 1 में आधी बॉडीज कवर करी गई हैं। सो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो कौन कौन से इसमें टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे अभी? दैट इज़ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, फिर क्राफ्ट्स काउंसिल ऑफ इंडिया, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, ऑल इंडिया रेडियो या जिसको आकाशवाणी भी आप बोलते हो, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग एंड नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया। इसके बाद जो साहित्य अकेडमी है आपकी, वो सारे हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी के लिए 7 बॉडीज़ जो हैं ये कवर करनी है। तो इसमें सारा तो याद नहीं रहने वाला। तो इसमें मेनली आपको थोड़ा सा हेडक्वार्टर्स का पता होना चाहिए कि कहाँ पे है, और दूसरी चीज़ इनको क्यों बनाया गया है, कि व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ बिहाइंड मेकिंग ऑफ दिस बॉडीज़। तो स्टार्ट करते हैं विद द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें तो फाउंडर, एज यू नो, हड़प्पन सिविलाइजेशन जब शुरू होती है तो उस टाइम पे जो एएसआई हुआ करते थे, तो वो कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंगम। तो उन्होंने ही किसको फाउंड करा? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को। फिर 1861 में ये फाउंड हुआ था। ये डेट तो सभी को याद होनी चाहिए क्योंकि एंशियंट हिस्ट्री में हम स्टार्टिंग में ही ये पढ़ लेते हैं। और इसका एम क्या है मेनली? दैट इज़ टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट कैसे? मॉन्यूमेंट्स, फिजिकल मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स। जो भी हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड साइट्स हैं, फिजिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, उनको प्रिजर्व करना है, उनको प्रोटेक्ट करके रखना है। बिकॉज अगर ये चीज़ें प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट होंगी तभी जाके हमारा टूरिज़्म प्रमोट होगा। टूरिज़्म बाद की बात है, बट पहली बात, हम जाने किस चीज़ के लिए जाते हैं? दैट इज़ फॉर आवर कल्चर, फॉर आवर रिच हेरिटेज साइट्स। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है 1861 में जो बनी बाय अलेक्जेंडर कनिंगम ने उसको स्टार्ट करा था। तो इनका जो मेन पर्पस था यहाँ पे दैट वाज टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट द फिजिकल मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स। इसके हेडक्वार्टर देखें तो बहुत ईजी है, न्यू दिल्ली। मैक्सिमम के आपको न्यू दिल्ली में ही देखने को मिलेंगे, जिनके अलग होंगे उनको याद कर लेना। फॉर एग्जांपल चेन्नई में देखने को मिलेगा एक जगह, ठीक है। तो जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है दैट इज़ इन द न्यू दिल्ली, तो इसको याद रखना इतना टफ नहीं है। तो यहाँ पे मिलता है, यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया दिस पॉइंट। आफ्टर दैट कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। दो मेन लेजिस्लेशंस आती हैं इसके अंदर। एक तो आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई क्वेश्चन आपसे मेंस में स्पेशली अगर पूछा जाए रिलेटेड टू द हेरिटेज साइट्स, तो आपको ये मेंशन करना पड़ेगा कि दो ऐसी लेजिस्लेशंस हैं विच आर चेकिंग ऑल दीज मॉन्यूमेंट्स अंडर द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। वो कौन कौन सी हैं? AS एंड RA, दैट इज द आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958। दिस इज द फर्स्ट लेजिस्लेशन। और जो दूसरी है दैट इज एंटीक्स एंड आर्ट ट्रेजर एक्ट 1972। तो ये जो दो मेन लेजिस्लेशंस हैं अंडर द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको याद होना चाहिए, ये वाला पॉइंट, स्पेशली फॉर दोज जो कि मेंस का पेपर लिखेंगे। और इवन क्वेश्चन में भी आप पूछा जा सकता है इससे कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की दो लेजिस्लेशन कौन सी हैं। मे भी वहाँ पे 4 ऑप्शंस दे दी जाएँ, 1 and 2, 2 and 3 करके आपको ऑप्शंस डाल दी जाएँ। तो यू हैव टू चूज आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 एंड सेकेंड वन इज द एंटीक्स एंड आर्ट ट्रेजर एक्ट 1972। और जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इन्होंने क्या करा है ना कि पूरे के पूरे इंडिया को डिवाइड नहीं करा है, मतलब होल इंडिया जो है उसको 30 सर्कल्स में डिवाइड कर दिया हुआ है। 30 सर्कल का क्या मतलब है यहाँ पे? क्योंकि अब देखो, एक बॉडी जो है वो दिल्ली से बैठ के तो सारा नहीं कंट्रोल कर सकती ना। यहाँ पे दिल्ली है, ठीक है, यहाँ से बैठ के पूरे इंडिया पे चेक रखना है। तो इन्होंने क्या किया, सर्कल्स में डिवाइड कर दिया हुआ है कि ये वाला पोर्शन ये वाली अथॉरिटी चेक करेगी, ये वाला पोर्शन ये वाली अथॉरिटी, ये वाली अथॉरिटी ये वाली। इसी तरह से कितने सर्कल्स देखने को मिलेंगे? 30। तो ताकि एरिया कवर हो सके। बट जो मेन अथॉरिटी है दैट इज योर इन दिल्ली।
बट 30 सर्कल्स बनाए गए हैं इन ऑर्डर टू मेक इट ईजी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास मान लो ये पूरी शीट है, बहुत बड़ी शीट है, आपको साफ करनी है, तो ऑब्वियसली आप एक पार्ट से शुरू करोगे, आप डिसाइड करोगे मैं इस पार्ट से चलूंगा और यहाँ तक चलूंगा, तो जाके ये क्लियर होगी। फिर मैं इस पॉइंट पे ख़त्म हो जाएगा तो इस पर ऐसे कोई बैरियर लगा दूंगा, फिर आगे जाके फिर से आगे क्लीन करूंगा। तो इस तरह से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी इंडिया में 30 सर्कल्स ड्रॉ कर दिए हैं कि वी आर गोइंग टू preserve and protect these physical monuments in the 30 circles. So this is your first body under the cultural institutions. सेकेंड आती है क्राफ्ट्स काउंसिल ऑफ इंडिया। अब इसको किसने एस्टेब्लिश करा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कमला देवी चट्टोपाध्याय थी, उन्होंने इसको एस्टेब्लिश करा था, किसको, क्राफ्ट्स काउंसिल ऑफ इंडिया। 1976 में इसको एस्टेब्लिश करा गया और इसका जो मेन पर्पस था, नाम से ही पता लग रहा है, यहाँ पे क्राफ्ट्स लिखा है, तो किसकी प्रिजर्वेशन होगी, दैट इज क्राफ्ट ट्रेडिशन की। और ताकि इंडिया का जितना भी हैंडीक्राफ्ट है, ऑब्वियसली क्राफ्ट कैसे बनाएगा कोई बंदा, ये मान लो कोई डिज़ाइन है, ये कंसीडर करो, तो ये अगर इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स हैं तो इनको प्रिजर्व कौन करेगा, क्राफ्ट्स काउंसिल ऑफ इंडिया। आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड शो भी चलते हैं, अभी चंडीगढ़ में सेक्टर 17 में थोड़े टाइम पहले आर्ट एंड क्राफ्ट शो चला हुआ था, ठीक है। तो क्यों चलाया जाता है वो, ताकि अपना इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें हैं उनको ज़्यादा प्रमोट करा जा सके। तो दैट्स वाई क्राफ्ट्स काउंसिल ऑफ इंडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हर साल किसी न किसी स्टेट में ये चली रहती है, एंड इवन ये वर्ल्ड लेवल पे भी कनेक्टेड है। और इसके जो हेडक्वार्टर देखने को मिलेंगे आपको, दैट इज़ इन चेन्नई, वेरी इंपॉर्टेंट। क्राफ्ट काउंसिल ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर इन चेन्नई, और ये ऑल इंडिया क्राफ्ट फेयर को ऑर्गेनाइज करते हैं, कौन, क्राफ्ट काउंसिल ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन में भी आस्क कि ऑल इंडिया क्राफ्ट फेयर कौन ऑर्गेनाइज करता है, तो नाम से तो पता लग रहा है कि क्राफ्ट काउंसिल ऑफ इंडिया है, पर मे भी कोई और नाम भी आपको ऐड ऑन कर दे जिसमें क्राफ्ट लिखा हो, तो वहां से वो टफ बनाई जा सकती है चीज़। नाउ थर्ड बॉडी इज इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स। इंदिरा गांधी जी के नाम पे है, तो ऑब्वियसली लड़के ने बनाया होगा उनके, तो पीएम राजीव गांधी ने ये बॉडी सेट करी थी इन 1985। और इसके जो हेडक्वार्टर हैं दैट इज़ इन न्यू दिल्ली, और ऑटोनमस इंस्टीट्यूशन है। ऑटोनमस इंस्टीट्यूशन का मतलब है कि जो डे टू डे फंक्शनिंग होती है किसी भी बॉडी की, वो खुद करेंगे, उनके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं होगा कि हाँ आप इसको ऐसे रेगुलेट करो, इसको ऐसे रेगुलेट करो, नो, देयर वुड बी नो रेगुलेशन। बट येस, गवर्नमेंट फिर भी थोड़ा चेक रखती है जहाँ पे ये कोई वायलेशन करते हैं, तो थोड़ा सा हाथ जो है वो गवर्नमेंट का उस चीज़ में रहता है, बट ऑल्दो जो फंक्शनिंग है उसमें ऑटोनमस है, मतलब उस पर ये खुद अपना चेक रखेंगी। उसके बाद आते हैं कौन सी मिनिस्ट्री में आते हैं, तो इट इज़ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। कल्चर में ही आया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी किस में था, दैट इज इन द अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। देन एम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एम ऑफ इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स। एम क्या है, तो कंडक्टिंग रिसर्च, डिसैमिनेटिंग आर्ट एंड डिस्प्लेइंग विजुअल, ओरल, रिटन सोर्स मटेरियल्स। अब देखो इसको कैसे याद रखना है, नाम से ही पता लग रहा है कि आर्ट पे फोकस है। आपने कोई चीज़ बनाई, ठीक है, या कोई यूनिक चीज़ बना दी जो किसी ने अभी तक नहीं बनाई थी, अब उसके ऊपर रिसर्च करी आपने, फिर आपने उस पर रिसर्च करी, आपने वो चीज़ बेहतरीन बनाई, अब आप क्या करोगे, उसको डिसैमिनेट करोगे, स्प्रेड करोगे उसका नॉलेज कि कैसे बनाई, किस तरह से बनाई। फिर बाद में क्या किया जाएगा, जब आपको उसकी अथॉरिटी मिल जाएगी तो यू कैन रिप्रेजेंट इट विजुअल इन द फॉर्म ऑफ विजुअल, ओरल एंड रिटन सोर्स मटेरियल, कैसे भी आप उसको फिर रिप्रेजेंट कर सकते हो। आपने देखा भी होगा क्या करते हैं, आर्ट की वो लगती हैं एक तरह से असेंबलीज लगती हैं, फिर वहाँ पे लोग खरीद, ऑक्शन लगती है पेंटिंग्स की, तो दिस इज सेम। करंटली अगर देखें तो 11 डिवीजन्स हैं। जो इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स है, इन्होंने 11 डिवीजन्स कर रखी हैं इंडिया के अंदर कि किस तरह से हम इस चीज़ को प्रमोट करेंगे। जैसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 30 सर्कल्स बनाए हुए हैं, इन्होंने कितने बनाए हैं, 11 डिवीजन्स है बेसिकली। फोर्थ बॉडी आती है ऑल इंडिया रेडियो और आकाशवाणी। ये प्रसार भारती से ही ओरिजिनेट हुआ है, ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी। एंड इसको एस्टेब्लिश करा गया था इन 1936। इसका जो मेन एम है दैट इज़ टू प्रोवाइड फेयर एंड बैलेंस्ड फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। देखो जब टीवी नहीं था तो लोग किस पे न्यूज़ सुना करते थे, रेडियोज़ के ऊपर। तो वो क्या बोलते थे, उसको बोलते नहीं थे आकाशवाणी करके, वो जब इंट्रोड्यूस करते थे खुद को तो आकाशवाणी पे बोलते थे। तो आकाशवाणी का मेन जो पर्पज़ है
कि जो जनता है हमारी उनको फेयर एंड बैलेंस्ड फ्लो हो इन्फॉर्मेशन का, जो इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचनी चाहिए वही फ्लो करे, ना कि गलत वाली। ठीक है, तो दैट इज़ द मेन पर्पस ऑफ ऑल इंडिया रेडियो और आकाशवाणी। अगर आज के टाइम पे देखें तो 420 स्टेशंस हैं पूरी कंट्री में, 420 स्टेशंस हैं, और जिसमें से 92% जो है वो कंट्री के एरिया में है, और कितने को कवर कर रहे हैं, दैट इज़ 99.19%। ये चीज़ याद रखने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बट यू शुड बी अवेयर कि कितने ज़्यादा इसके स्टेशंस हैं। 420 याद रखना आई थिंक टफ नहीं है, 420 से याद रख सकते हो आप। ठीक है, 420। क्रिएट प्रोग्राम इन 23 लैंग्वेजेस एंड 179 डायलेक्ट्स। 23 लैंग्वेजेस में इन्होंने अपने प्रोग्राम्स एस्टेब्लिश करे हुए हैं, और इसमें डायलेक्ट्स देखें तो 179 डायलेक्ट्स। उसके बाद नेक्स्ट बॉडी देखें तो नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी। 1922-1930 के बीच में इसको बनाया गया। अब देखो थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं। एक बिल्डिंग हुआ करती थी जिसका नाम था तीन मूर्ति हाउस, उसको ही पंडित जवाहरलाल नेहरू का फिर बाद में रेजिडेंस बना दिया गया था। अगर करंटली बात करें तो नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी जो है दैट इज हेडक्वार्टर्ड इन द न्यू दिल्ली। नेहरू जी की डेथ हो जाती है 1964 में, तो बाद में ये जो तीन मूर्ति हाउस था ना, इसमें क्या बना दिया जाता है, ये लाइब्रेरी बना दी जाती है। और वीवी गिरी जी जब प्रेसिडेंट थे उन्होंने इसका इनॉग्रेशन करा था। फिर आता है सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग। अब 1979 में इसको एस्टेब्लिश करा गया। इसका जो मेन एम है दैट इज टू कनेक्ट द डोमेन्स ऑफ एजुकेशन एंड कल्चर विद ईच अदर। मेन पर्पस क्या है, एक एजुकेशन हो गया आपका और कल्चर, इन दोनों के डोमेन्स को आपस में कनेक्ट करना। तो दैट इज द पर्पस ऑफ सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग। मल्टीप्लिसिटी ऑफ रीजनल कल्चर इंक्लूडिंग द लैंग्वेज ऑफ इंडिया। अब देखो अगर इंडिया की बात करें, अगर इंडिया की मैं बात करूं तो हम एक जगह से दूसरी जगह पे जाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी आ जाएगी। पॉपुलेशन में तो आएगी ही आएगी, बट अगर लैंग्वेज में देखें तो वहाँ पे भी डाइवर्सिटी आ जाएगी, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी। मतलब इंडिया इज़ ऑब्वियसली अ डाइवर्स नेशन, तो यहाँ पे डाइवर्सिटी इंक्रीज करती है। तो अगर हम एजुकेशन और कल्चर को एक साथ कनेक्ट करने की ट्राई करें तो इट इज़ गोइंग टू गिव अस अ रिनाउंड नेम इन द वर्ल्ड ऑल्सो, क्योंकि हम जाने ही किस चीज़ के लिए जाते हैं, दैट इज़ फॉर आवर कल्चर एंड आर्ट्स। अब जो फंड्स हैं वो कौन प्रोवाइड करता है, सेंटर फॉर कल्चर रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग, बिकॉज यहाँ पे ट्रेनिंग आ गई ना, तो यहाँ पे फंड्स जो हैं दे बिकम मैंडेटरी, और तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही फंड्स प्रोवाइड करती है, साथ में स्कॉलरशिप भी स्पॉन्सर करी जाती है। कमिंग टू द नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के ही अंडर आता है, बट जो ये आइडिया था ना नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया का, ये दिया गया था बाय सैंडेमन। एक ब्रिटिश ऑडिटर हुआ करते थे ये सैंडेमन, इन्होंने इसका आइडिया दिया था नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया। इंपीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश इन 1891, और 1891 में ये किसके अंडर बना था, दैट बिकम अगेन इंपॉर्टेंट, क्योंकि कोई ना कोई ब्रिटिशर ही होगा, बिकॉज आइडिया भी किसने दिया था, ब्रिटिशर ने। तो उस टाइम पे कैलकाटा में ये बनी GW फॉरेस्ट के अंदर। ठीक है, पहले ये कैलकाटा में हुआ करती थी, बाद में इसको शिफ्ट कर दिया गया इन 1911 टू दिल्ली। तो एस्टेब्लिश एट कैलकाटा और बाद में शिफ्ट कर दिया गया टू दिल्ली इन 1911। तो 1911 से बात करें तो इसके जो हेडक्वार्टर है नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया के, दैट इज इन न्यू दिल्ली। इसके बाद क्या किया गया, कंजर्वेशन रिसर्च लैबोरेटरी को भी ऐड करा गया था इन 1940, और उससे पहले 1939 में जो पब्लिक रिसर्च थी वो भी ओपन कर दी गई थी इन द नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया। तो मोस्टली आपने देखा कि जो हेडक्वार्टर हैं दीज आर द, कहाँ पे हैं वो, न्यू दिल्ली में है, तो वो याद रह जाएंगे आपको ऑब्वियसली। और जो चेन्नई वाला था वो आपको याद रखना है। नेशनल आर्काइव्स में आप कंफ्यूज मत होना, इसमें पहले हेडक्वार्टर हुआ करता था कैलकाटा, बट 1911 में क्या किया गया, उसको कहाँ शिफ्ट कर दिया गया, इन न्यू दिल्ली। सो दिस इज ऑल अबाउट योर पार्ट 1 अंडर द कल्चरल इंस्टीट्यूशन। अब पार्ट 2 में जो नेक्स्ट फर्दर बॉडीज बची हैं, जैसे नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च एंड साहित्य संगीत अकेडमी, तो वो सारी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।